हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो इस वीडियो में हम लोग सीटेट के फरवरी 2023 जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसके सभी क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। और सुबह हमने हिंदी के पेडागोजी के सभी क्वेश्चन किए थे इस पेपर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए यहाँ एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हो वो युगल हमें चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों ही, एक मणिपुर आपका राज्य है, जम्मू और कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 निकट समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। तो भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिए गए तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसमें आपका तेलंगाना जो है समुद्र तटवर्ती नहीं है, केवल महाराष्ट्र और उड़ीसा है। सेकेंड ऑप्शन में है झारखंड, गुजरात, पश्चिमी बंगाल। तो झारखंड आपका समुद्र तटवर्ती राज्य नहीं है, गुजरात और पश्चिमी बंगाल है। और थर्ड ऑप्शन में आपका असम, उड़ीसा और कर्नाटक है। तो असम भी आपका समुद्र तटवर्ती राज्य नहीं है। और चौथा आपका त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें त्रिपुरा भी आपका तटवर्ती राज्य नहीं है, तो केवल आंध्र प्रदेश और केरल है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं क्योंकि इसमें जो है सभी राज्य तटवर्ती नहीं है जितने भी ऑप्शन हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रा 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम में निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आप पहले इसका कितना समय लगा इसको जाने में। तो 29 नवंबर को 20:30 पे चली। तो 29 नवंबर को यानी कि अब 20:30 पर चलती है तो 24 बजे तक ये कितना चली, 3 घंटे 30 मिनट टोटल चली है। और फिर आपका 30 सितंबर को चला यानी कि 24 घंटे पूरा 30 सितंबर को। फिर 1 दिसंबर को 13 बजे तक चली। तो 1 सितंबर को 13 घंटे चली। तो कुल मिला के 40 घंटे 30 मिनट आपका समय टोटल लगा। तो 40 घंटे 30 मिनट। और आपकी दूरी दी गई 2119। तो अब हमें चाल निकालना है। तो आपको चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपकी दी है 2119 और आपका समय आपने निकाल लिया था 40 घंटे 30 मिनट। अब इसको हमें जो है भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 52.58। तो यानी कि 52.58 इतना आ गया। तो हमें निकटतम निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 52 53 किलोमीटर थर्ड ऑप्शन निकटतम आ गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 से ऊपर है तो इसलिए हमें यहाँ एक बढ़ा के हम गिनना पड़ेगा। 53 हो गया, 53 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा यक्ष और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले आप अपने घर से, एक्स है आपका घर, तो ठीक आपने पूर्व दिशा में चला
अतः आपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 ठीक पश्चिम दिशा में चला, पश्चिमी दिशा में चला है पहले। तो हमें पश्चिम दिशा, यहाँ पे आपका घर है, एक्स मान लेते हैं, पश्चिम दिशा से एक्स, पश्चिम दिशा 200 मीटर चला। फिर उसके बाद ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर चला, 80 मीटर यहाँ से, तो 80 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद आपका 200 मीटर ठीक पूर्व दिशा में चला, अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर। तो यहाँ से आपका ठीक पूर्व में 200 मीटर चला। तो अब इसकी दूरी पूछा है आपकी x से y की दूरी। तो y से x किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यहाँ पे आप देख लीजिए y से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, तो x नीचे है, तो y से x किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। और 80 मीटर ये यहाँ पे है, तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये 200 मीटर, ये भी लंबाई आपकी सेम है और ये भी 200 मीटर, तो इसलिए ये भी सेम होगी 80 मीटर। तो यानी कि आपके दक्षिण दिशा में 80 मीटर। तो फोर्थ ऑप्शन 80 मीटर दक्षिण दिशा में करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगल में लोग झूम की खेती तरीके को अपनाते हैं? तो झूम की खेती के लिए किस राज्य में अपनाते हैं? मिजोरम। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो 4 गुनी अधिक दूरी स्पष्ट देख सकते हैं। चील और बाज, फोर्थ ऑप्शन चील और बाज, ये 2 पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों द्वारा होने फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। 2 रोगों का समुच्चय, तो फोर्थ ऑप्शन डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों ही जो है मच्छरों द्वारा फैलते हैं। मच्छरों द्वारा मलेरिया भी फैलता है, लेकिन इसके आगे मियादी बुखार है और यहाँ पे मलेरिया के आगे हैजा है, तो ये हैजा और मियादी बुखार मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है डेंगू और चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली राज्य के क्षेत्र में के मानचित्र में एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 960 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो वास्तविक दूरी आपको बताना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। तो अब हमें बताना है 39.8 सेंटीमीटर कितने बराबर। तो आप 39.8 सेंटीमीटर को 960 से गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 960 गुणा करने पर आपका आएगा 38.208। आप गुणा करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 38.208, तो 38 थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हमें निकटतम निकालना है, यहाँ पे दिया गया है निकटतम, तो इसलिए 38 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो देखिए जो है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, हिमपात भी होता है, ठंडी अधिक लगती है, तब धूप में बैठने ना अच्छा लगता है, घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो ऐसा राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। हमने सभी राज्यों से किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं इसका वीडियो अच्छे बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर है उसका वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग
पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वह शिकारा में बैठकर चंपू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस राज्य में स्थित है वह शहर है। तो डल झील किस राज्य में है? श्रीनगर। तो फोर्थ ऑप्शन श्रीनगर करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ सकते हैं हमारे अंधेरे में? पैरों के तलुओं की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमें अंधेरे में भी ढूंढ सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। तो पहेली आप पढ़ लीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, इसका हल है। तो ये कौन सा क्या है? मिर्ची। तो फोर्थ ऑप्शन लाल मिर्ची इसका करेक्ट हुआ, क्योंकि मिर्ची ही खाने पर तीखा लगता है, सीसी इंसान करता है खाने पर, और नाक और मुंह में पानी, नाक और आँख में पानी आ जाता है खाने पर ज़्यादा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देख लेते हैं। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, करेक्ट है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इसकी इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये इनकरेक्ट है। यह छायादार वृक्ष नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो इनमें सभी में कौन से सही हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन। आपका ए, बी और ई सही है, तो ए, बी, ई फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना गोवा राज्य में पसंद करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, तो शिक्षक पहला ऑप्शन है विषय में पारंगत होगा। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के आरंभ में ही बता दिए हैं। थर्ड, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है। देता देती विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य है। तो देखिए प्रभावशाली शिक्षक होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? तो क्योंकि बच्चा खंडित बातों को बजाय पूर्णतया में बातों को आसानी से समझता है। तो बच्चा क्या होता है? खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, इसलिए पर्यावरण के अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है व्याख्यात्मक अभिलेख। थर्ड ऑप्शन है पोर्टफोलियो। फोर्थ ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग। तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाला आप ध्यान दे के करेंगे, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है। तो मानचित्र पढ़ने से कौन से कौशल विकसित होते हैं? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल विकसित होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इससे मानचित्र पढ़ने से स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल विकसित होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो देखिए एक शिक्षक क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, देख रहा है कि क्या डूब रहा है पानी में और क्या तैर रहा है। तो इससे कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो इससे अवलोकन प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो कौन प्रक्रिया कौशल नहीं है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, सेकेंड है निष्कर्ष निकालना, थर्ड है निर्धारित करना, फोर है पूर्वानुमान लगाना। तो प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो प्रक्रिया कौशल निर्धारित करना नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी अवलोकन करना प्रक्रिया कौशल है, निष्कर्ष निकालना भी एक प्रक्रिया कौशल है और पूर्वानुमान करना भी एक प्रक्रिया कौशल है। केवल नहीं पूछा गया है तो नहीं वाला थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। तो ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ईवीएस का शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है तो सही क्रम में। तो पहले में दिया गया है एक क्रियाकलाप का संचालन, दूसरे में बी दोहराना, सी योजना बनाना, डी प्रक्रम पर विचार करना। तो पहले योजना बनाना होगा सी, फिर क्रियाकलाप का संचालन करना होगा, फिर उसके बाद योजना बनाना, क्रियाकलाप का संचालन करना, उसके बाद प्रक्रम पर विचार करना, फिर दोहराना, यानी कि CADB सेकेंड ऑप्शन में है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा CADB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस एक पाठचर्या का आधार वाक्य है। तो ईवीएस पाठचर्या का आधार वाक्य कौन सा है। रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, व्यवहारवाद, अधिगम सिद्धांत। तो पाठचर्या का आधार वाक्य सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रायोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि प्रायोजन प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। ये गलत होगा। इसे विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो ये भी गलत होगा। बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग में अभिभूत हो जाते हैं। यह कार्य अनुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में अभिसारी चिंतन दिया गया है। यह कार्य अनुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया, अवसर प्रदान करना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला है समस्या को परिभाषित करना, फिर सेकेंड है क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, सी है परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, डी है समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान, वैसे अगर नहीं पूरा नहीं आ रहा है तो भी आप यहाँ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन एकदम लास्ट में होगा। तो एकदम लास्ट में होगा मूल्यांकन। तो आपको सी जो है एकदम लास्ट में जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में ही सी एकदम लास्ट में दिया गया है, तो यही आंसर होगा। लेकिन हम पूरा देख लेते हैं। तो देखिए आपको पहले समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर उसके बाद समस्या का विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद आप क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। तो आपका ए डी और बी सी, ए डी बी सी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ईबीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों के सही समूह का चयन कीजिए। तो सही समूह का चयन करना है आपको। तो पहला ईबीएस के सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण देना है। तो बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिविन्यास अथवा शास्त्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? तो अधिविन्यास और शास्त्रीय कार्य के विषय में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिनियम में योगदान दे सकते हैं। सेकेंड है अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। तो एकमात्र है तो ये निगेटिव है, तो ये पहले ही गलत हो गया। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। तो यहाँ प्रतिदिन ये भी निगेटिव हो गया, तो ये भी गलत है। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। तो ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ मदद करता है स्पष्ट करने में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार हैं और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? तो ऐसे विद्यार्थियों को उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, ये गलत है। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाएगा, ये भी करना गलत है। कोई विशिष्ट परियोजना युक्त प्रयुक्त नहीं की जाएगी, तो ये भी गलत है। तो केवल फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।